स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास जीपीएस। तो बच्चों, आज जो है हम पाठ अध्याय जो है 7 का जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो पढ़ेंगे। अपन पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत में जो है दिया गया था। उससे पहले हमने किस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता का निर्धारण किया जाता है उसमें बताया गया था बच्चों आपको। तो आज उसी में का आगे देखते हैं, जो है आपको पढ़ाया गया था उसका दूसरा भाग आज देखेंगे। यहाँ पर से जो है इस प्रकार उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति जो रहता है बराबर हो जाती है अथवा मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटती है, उसे संतुलन बिंदु कहा जाता है ना। यह संतुलन बिंदु ही संतुलन कीमत का निर्धारण करता है, मतलब मूल्य का इसका निर्धारण करता है। जिस कीमत पर वस्तु की मांगी गई मात्रा हो पूर्ति की गई मात्रा बराबर हो जाती है, उसे संतुलन कीमत कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं अपन संतुलन कीमत की धारणा की मान्यता है। तो यहाँ पर दिया संतुलन कीमत की धारणा निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। पहला, मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर दाहिनी ओर झुकता है, अर्थात मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक है दाहिनी ओर। ठीक है, अगले बात देखते हैं पूर्ति वक्र नीचे से जो है ऊपर की दाईं ओर उड़ता जाता है, अर्थात पूर्ति वक्र का ढलान धनात्मक हो जाएगा। तो अतिरिक्त यहाँ पर तीसरा दिया गया है, अतिरिक्त मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि उत्पन्न होती है, जबकि अतिरिक्त पूर्ति की दशा में वस्तुओं की कीमत गिरती जाती है अतिरिक्त में। ठीक है बच्चों, तो ये जो है संतुलन की मांग की अवधारणा की मान्यता के अंतर्गत। अब अगला देखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म केवल कीमत स्वीकारक होती है, मतलब जैसे उनको बोला जाता है कि उसमें कीमत का ही निर्धारण किया जाता है। तो जैसे कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता से आशय उस बाजार की स्थिति से होता है जिसमें किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता अधिक संख्या में होते हैं। आपको पहले बताया बच्चे, इसमें आपको जो है बाजार यहाँ पर दिया गया है। बाजार में सभी विक्रेता समरूप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और समान कीमत पर बेच रहे होते हैं, मतलब संपूर्ण जो है वहाँ पर वस्तु का जो है एक ही वस्तु का व्यापार किया जाता है। इसमें समान किस्त पर पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा किया जाता है। सभी को मालूम बच्चों, यहाँ पर उद्योग की समस्त फर्मों के लिए वही कीमत दी गई होती है। कोई भी व्यक्तिगत फर्म बाजार में प्रचलित कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती। फर्म को तो मात्र यही निर्धारित करना है कि वह उद्योग द्वारा निर्धारित कितनी उत्पादन करे, उसे अधिक लाभ प्राप्त हो। तो उत्पादन हम किस प्रकार से करें कि हमको अधिक लाभ हो। यहाँ पर रेखा चित्र दिया गया बच्चों, देखेंगे यहाँ पर पी जो है कीमत मूल्य दर्शा रहा है, जो है ना। डी मांग एसएस मांग के अंतर्गत काट रहे हैं वहाँ पर। तो इस प्रकार हम देखेंगे उपयुक्त रेखा चित्र के ए के भाग में उद्योग तथा बी का भाग में फर्म के संतुलन के प्रदर्शन किया गया यहाँ पर। तो भाग एक जो में है डी व एसएस उद्योग के क्रमशः मांग वक्र पूर्ति वक्र है, जो एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं और इस प्रकार की ओपी की कीमत निर्धारित होती है। ई बिंदु पर वस्तु की मूल्य जो है कुल मांग उसकी पूर्ति के बराबर होती है, जितनी जरूरत उनकी आवश्यकता होती है। स्पष्ट है कि ओपी कीमत व उद्योग संतुलन अवस्था में है। उपयुक्त रेखा चित्र के बी में फर्म की स्थिति प्रदर्शित की गई है। प्रत्येक उपयोगी फर्म के लिए उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत ओपी दी गई होती है, उसे यह कीमत स्वीकार करनी ही पड़ती है। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग कीमत निर्माता होता है वहाँ पर जो बनाया जाता है, जबकि फर्म जो होता है कीमत स्वीकार करने वाला जो देते हैं उसको प्राइस बच्चों, है ना। तो अब सवाल उठता है कि उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर फर्म को कितनी मात्रा में उत्पादन करना चाहिए ताकि उससे अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सके। तो फर्म जो दिया है अधिकतम लाभ की स्थिति में ही संतुलन में होगी, मतलब जब अधिकतम लाभ होगा तब फर्म को अधिकतम लाभ तभी प्राप्त हो सकेगा जब निम्नलिखित दो शर्त पूर्ण हो जाता है। पहला दिया यहाँ पर सीमांत लागत, मतलब जिसका उपयोगिता वहाँ पर लगता है यहाँ पर, तो एमसी होता है। दूसरा है सीमांत आय, एमआर का एक दूसरे के बराबर हो जाए, मतलब यहाँ पर सीमांत लागत कितना लग रहा है, यहाँ पर सीमांत आय कितना होगा। उसके बाद सीमांत लागत वक्र सीमांत आय एमआर को नीचे दिशा है काटेंगे। तो आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर बताया गया है उपयुक्त रेखा चित्र के भाग बी में फर्म की संतुलन अवस्था प्रदर्शित की गई है। चित्र के अनुसार जो है के बिंदु पर उपयुक्त दोनों शर्त पूरी होती है, के बिंदु पर, है ना। अतः फर्म जो ओ एन उत्पादन स्तर पर संतुलन अवस्था में होगी। यदि फर्म इससे आगे उत्पादन करती तो उससे सीमांत लागत एमसी की
मटेरियल लागत जो होता है कास्ट बोलते हैं, की तुलना में सीमांत आय मिनिमम प्राइस का कम प्राप्त होगी, मतलब उनका मूल्य कम होगा। इसी प्रकार यदि फर्म ON स्तर से कम उत्पादन करती है तो जो है उसे वांछित क्षेत्र के बराबर लाभ से हाथ धोना पड़ेगा बच्चों। अगला देखिए यहाँ पर उद्योग का संतुलन जो है, वस्तु की कुल बाजार मांग कितनी है और वस्तु की कुल बाजार पूर्ति, मतलब हमको कितनी आवश्यकता है, हमने है ना मांग है, अब कितना पूर्ति अपन करते हैं। दो शर्त दिए है MC बराबर MR, दूसरा दिया है MC वक्र MR वक्र को नीचे काटते हैं। अब अगला देखते हैं बच्चों, यहाँ पर जो दिया गया है, मांग और पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर प्रभाव पड़ता है। आपको मालूम है जैसे मांग बढ़ेगा तो पूर्ति कम होगा और पूर्ति बढ़ेगा तो उसका कीमत कम हो जाता है। तो वहीं पर देखेंगे तो वहाँ पर व्यावहारिक जीवन में किसी वस्तु की मांग और पूर्ति स्थिर नहीं होती है, बल्कि इनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कभी मांग पूर्ति की तुलना में बढ़ जाती और कभी पूर्ति मांग की तुलना में घट जाती है। अतः हम इस बात की विवेचना करेंगे कि मांग और पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन मूल्य और संतुलन उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सुविधा की दृष्टि से इस विश्लेषण के अध्ययन को हम निम्नलिखित 3 भागों में बांटे गए हैं। पहला देखेंगे मांग में परिवर्तन का प्रभाव, मतलब मांग में अगर किस प्रकार से परिवर्तन होता है तो उनका प्रभाव क्या रहेगा। पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव क्या होगा, मांग और पूर्ति दोनों में परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है। तो पहला देखते हैं यहाँ पर दिया बच्चों यहाँ पर कि मांग में परिवर्तन का प्रभाव किस प्रकार। यदि किसी वस्तु की पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब परिवर्तन मतलब जितना उत्पादन हो रहा है उतना वहाँ पर पूर्ति हो, लेकिन वस्तु की मांग में परिवर्तन आ जाएगा वहाँ पर, तो इसका प्रभाव संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा दोनों पर पड़ता है। मांग में परिवर्तन की 2 स्थिति हो सकती है। पहला, मांग में वृद्धि का प्रभाव एवं मांग में कमी का प्रभाव। 2 स्थिति हो सकती है, मांग में कम हो, अगर वृद्धि हो गई बढ़ गया वहाँ पर व्यक्ति को, या तो मांग में कमी होने के कारण। तो अगला दिया है इसमें अंतर्गत में दिया है मांग में वृद्धि का प्रभाव, मतलब किसी वस्तु की पूर्ति के स्थिर रहने पर जब मांग में वृद्धि होती है, पूर्ति स्थिर रहने पर जब मांग में वृद्धि हो जाती है तो संतुलन मूल्य और संतुलन मात्रा दोनों में वृद्धि होना स्वाभाविक है। इसे निम्नलिखित चित्र की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है बच्चों। यहाँ पर प्रस्तुत रेखा चित्र में जो है DD मार्ग वक्र और SS पूर्ति की का E बिंदु पर संतुलन होता है। इस संतुलन बिंदु E पर OP उसमें दिया गया है EQ संतुलन मूल्य है। यहाँ पर ध्यान देंगे EQ जो दिया है यहाँ पर संतुलन मूल्य है और OQ संतुलन मात्रा है। अब पूर्ति वक्र जो SSE बना रहा है, किंतु मांग में वृद्धि हो जाने के कारण मांग वक्र दाईं ओर खिसक कर DD1 हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर दोनों दिख रहा है बच्चों यहाँ पर। तो इसे नया DD1 मांग वक्र का SS पूर्ति के साथ E1 बिंदु पर संतुलित रहेगा, यहाँ पर दिया गया है। तो अतः अब संतुलन कीमत बढ़कर E1 Q1 और संतुलन मात्रा बढ़कर OQ हो जाती है। इस प्रकार बच्चों जो दिया गया है मांग पूर्ति के अंतर में मांग में वृद्धि में का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद मांग में कमी का प्रभाव, किसी वस्तु की पूर्ति स्थिर रहने पर, मतलब पूर्ति समान मात्रा में रहे जबकि मांग में कमी हो रहा है उसमें मांगने में, है ना, तो संतुलन मूल्य और संतुलन मात्रा दोनों में कमी हो जाती है। इससे निम्न रेखा चित्र सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। प्रस्तुत रेखा चित्र में OX आधार रेखा पर वस्तु की मात्रा तथा OY लंबे रेखा पर कीमत को दर्शाया गया है। तो चित्र से स्पष्ट है कि प्रारंभ में DD मार्ग जो होता है वक्र और SS मतलब होता है पूर्ति वक्र के बीच संतुलन E पर बिंदु पर होता है। यहाँ पर जो है दिख रहा है बच्चों यहाँ पर, अतः इस संतुलन बिंदु के अनुसार OP यहाँ पर दिख रहा होगा बच्चों आपको, OP जो दिख रहा है O और P करके यहाँ पर संतुलन मूल्य और OQ संतुलन मात्रा थी। अब मांग में कमी के कारण मांग वक्र बाईं ओर खिसक कर DD1 हो जाती है। इससे नए DD1 मार्ग वक्र का SS पूर्ति वक्र से E के बिंदु पर संतुलन होता है। अतः अब संतुलन मूल्य घटकर OP1 Q1 और E1 और संतुलन मात्रा भी घटकर OQ रह जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी वस्तु की पूर्ति के यथास्थिर रहने पर जब मांग में वृद्धि होती है तो संतुलन मूल्य और संतुलन मात्रा बढ़ जाती है और मांग में कमी होने पर संतुलन मूल्य और संतुलन मात्रा कम हो जाती है। इन दोनों में को एक ही रेखा चित्र में प्रदर्शित किया जा सकता है। बच्चों यहाँ पर दिख रहा है आपको
तो प्रस्तुत रेखा चित्र में ओ एक्स जो दिख रहा है आपको, ओ और एक्स, ओ और वाई जो दिखा है, लंबी रेखा दिखाई दे रहा है। चित्र में मांग वक्र DD1 जो दिख रहा है आपको ऊपर बच्चों, D1 D2 करके दिया है ना, वो DD1 की मांग में रेखा जो पूर्ति रेखा जो है, पूर्ति रेखा SS को E बिंदु पर काट रही है, यहाँ पर जो दिख रहा है बच्चों आपको, जिससे O की मात्रा तथा OP कीमत का निर्धारण होता है। मांग वक्र DD1 मांग में वृद्धि को प्रदर्शित करता है, तो कीमत भी OP से बढ़कर OP1 हो जाती है। वहीं दूसरी ओर मांग अगर घटकर DD2 हो जाने से कीमत व मांग में घटकर क्रमशः OP2 तथा OQ2 रह जाता है ना। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगला देखेंगे पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव। तो पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव, यदि किसी वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन ना हो लेकिन वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन आ जाए। हम देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि किसी वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन आ जाए तो उसका प्रभाव संतुलन मूल्य और संतुलन मात्रा दोनों पर पड़ता है। पूर्ति में परिवर्तन की दो स्थितियां हो सकती है। पहला, पूर्ति में वृद्धि का प्रभाव, पूर्ति में कमी का प्रभाव, जो यहाँ पर रेखा चित्र में दर्शाया गया बच्चों। पूर्ति में वृद्धि का प्रभाव, किसी वस्तु की मांग यथास्थिर रहने पर, मांग जो है इस यथास्थिर रहने, जब पूर्ति में वृद्धि हो जाती है तो संतुलन मूल्य में तुम्हें कमी आएगा। स्वाभाविक है, मांग अगर वही है, अगर पूर्ति बढ़ जाता है तो उसमें कमी होगा बच्चों, है ना। किंतु संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है। इससे निम्न रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला देखेंगे यहाँ पर प्रस्तुत में रेखा चित्र में ओ एक्स आधार रेखा पर वस्तु की मात्रा तथा ओ वाई लंब रेखा पर कीमत को दर्शाया गया है। चित्र से स्पष्ट कि प्रारंभ में DD वक्र मांग है और SS पूर्ति वक्र के बीच का जो है E बिंदु पर संतुलन होता है। इस संतुलन बिंदु के आधार पर PO और EQ संतुलन मूल्य है और OQ संतुलन मात्रा की निर्धारण होती है। अब पूर्ति हो जाने के कारण पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक कर SS1 हो जाती है। इससे नए SS1 पूर्ति मांग जो है वक्र है और DDM मांग वक्र पर E1 बिंदु पर संतुलन होती है या होता है। अतः अब संतुलन की कीमत घटकर P1O और E1Q1 रह जाती है, परंतु संतुलन मात्रा बढ़कर OQ हो जाती है। तो इस प्रकार नेक्स्ट में पढ़ेंगे बच्चों हम पूर्ति में जो है पूर्ति में कमी का प्रभाव। ठीक है बच्चों, गुड डे।